चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो सेकंड लेक्चर है उससे आगाज़ करना है। पहले हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था नंबर्स के बारे में, नंबर सिस्टम्स के बारे में। उसमें हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ा था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, रियल नंबर एंड कम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा था। ये बेसिक चीज़ें जो आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं। बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस, बेसिक अर्थमेटिक जो है वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, क्या क्या होता है उसमें। जो मैथ में हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मतलब कि उसको माइनस करते हैं, माइनस का इस्तेमाल है, मल्टीप्लिकेशन है जिसको हम ज़रब भी कहते हैं, और डिवीजन का जिसको तकसीम भी कहते हैं। ये चीज़ें आप एक स्टूडेंट को आनी चाहिए, वो चाहे लॉ का है, चाहे वो मेडिकल फील्ड का किसी भी फील्ड का है, उसको ये चीज़ें आनी चाहिए, चार चीज़ें। फिर हमने पढ़ा था कि रूल्स ऑफ अर्थमेटिक्स, इसमें हमने ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन देखा था, ब्रैकेट्स होती हैं, ऑर्डर्स होता है, डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये वही पढ़ लिया था। आज यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स है ना, इससे हम आगाज़ करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। कम्यूटेटिव क्या होता है? कम्यूटेटिव ये होता है कि इसमें अगर इसका मतलब ये है कि अगर आप नंबर्स की तरतीब चेंज भी कर देते हैं ना, फॉर एग्जांपल 2, ये देखिए लिखा हुआ है ए प्लस बी लिखा हुआ है ना, इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए जो है। अब देखो उन्होंने चेंज किया, तरतीब चेंज की है ना। वो कहते हैं कि अगर आप तरतीब चेंज भी कर दें ना, जवाब फिर भी वही आना है। ए प्लस बी का भी तो जवाब वही आएगा ना। अगर 2 + 5 है, कितना आ जाएगा? 7 आएगा ना। तो अगर 2 + 5 है तो 7 आएगा, और 5 + 2 होगा तो फिर कितना आएगा? 7 ही आएगा ना। तो यही कम्यूटेटिव ये कहता है कि व्हेन यू स्वैप द नंबर्स द आंसर रिमेन्स द सेम। ये मैंने ऐड की लाइन में पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना, इधर मैंने ऐड की। इसका मतलब है कि जब आप उसको शफल कर देते हैं ना नंबर्स को, आंसर दोनों जो ब्रैकेट के इस इक्वेशन के दोनों साइडों पे आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा। नंबर्स को आप स्वैप कर देते हैं ना, उसको शफल कर देते हैं, तो जो आप वही रहता है, ठीक है ना। 1 + 2 इज इक्वल टू 3, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। इसका मतलब ये है। इधर मैंने एग्जांपल्स भी दी हुई है, 3 + 5 और इज इक्वल टू 5 + 3। दोनों को साइडों का जवाब एक ही आना है ना। 3 + 5 और 5 + 3 का जवाब एक ही आएगा, 8 आएगा। अगर आप 4 × 2, जवाब कितना है? 4 × 2 का 8 है ना, और 2 × 4 कितना आएगा? 8 ही। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव जो है ना, कंसेप्ट ये है कम्यूटेटिव का। अगर नंबर्स को आप शफल भी कर देना जो इक्वेशन के दोनों तरफ, तो वो सेम ही आंसर रहता है, ठीक है। चेंजिंग द ऑर्डर डज नॉट चेंज द रिजल्ट। अब अगर उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, इसका रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब ये है, ठीक है ना जी। तो ये कंसेप्ट था, ये आपको पढ़ाना जरूरी था। एसोसिएटिव क्या होता है? एसोसिएटिव में ये होता है, इसका सिंपल मतलब ये है कि इट डज नॉट मैटर हाउ यू ग्रुप द नंबर्स व्हाइल एडिंग और मल्टीप्लाइंग, द आंसर स्टेज द सेम। मतलब कि आंसर फिर भी सेम रहता है। कैसे? ये देखिए, इसकी एग्जांपल दी हुई, a + b ब्रैकेट में प्लस c इज इक्वल टू a। अब देखिए वो जो ए बी सी यूज हुआ है, इस इक्वेशन के दोनों तरफ ए बी सी यूज हुआ है ना। तो अब अगर ब्रैकेट में ए और बी को हमने ब्रैकेट में रखा है और दूसरी तरफ बी और सी को ब्रैकेट में रख दिया है, ठीक है ना, तो इसका आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसको कहते हैं एसोसिएटिव कहते हैं। मतलब एसोसिएट, आपकी किन जो नंबर्स को एसोसिएट कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन के दोनों तरफ, तो वो अगर उनको चेंज भी कर रहे हैं ना, तो क्या होगा? आंसर सेम रहेगा, ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल मैं देता हूँ, 2 + 3 ब्रैकेट में लिखें और +4। अब 2 + 3 ब्रैकेट में, इसका 2 + 3 कितना हो गया? 5। ब्रैकेट के बाहर +4 है, तो जो आप कितना आएगा? 9 आएगा। अब इसको इज इक्वल टू कर लेते हैं, आगे लिखिए। ब्रैकेट के अंदर है 3 + 4, कितना जवाब है? 7, और ब्रैकेट के बाहर है +2, कितना हो गया? 9। नंबर्स वही हैं, तरतीब उनकी चेंज की है, तो जवाब दोनों तरफ 9 है, सेम रहेगा। वो यही कहता है, एसोसिएटिव का मतलब भी यही है कि इट डज नॉट मैटर हाउ यू ग्रुप द नंबर्स। आप उसके जितने मर्जी ग्रुप बना दें, ठीक है ना।
वाइल एडिंग और मल्टीप्लाइंग, अगर चाहे उसको आप ऐड कर रहे हैं चाहे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, द आंसर क्या रहेगा, विल रिमेन सेम। चेंजिंग द ब्रैकेट डज नॉट चेंज द आंसर, इसका मतलब है आप अगर ब्रैकेट चेंज कर देते हैं ना तो इसका मतलब ये नहीं कि आंसर भी चेंज हो जाएगा। सही है ना जी, ये चीज़ इसका। आगे देखते हैं, तीसरा कंसेप्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव का। ये कुछ चीज़ें मैंने ऐड की हुई हैं तो मैं आपको ये शेयर कर दूंगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है, सिंपल मतलब इसका मल्टीप्लाई द नंबर आउटसाइड विद ईच नंबर इनसाइड द ब्रैकेट। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई करना है नंबर जो आउटसाइड है ब्रैकेट के, किसके साथ मल्टीप्लाई, जो इनसाइड द ब्रैकेट है। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कैसे देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव ए, अब एक इक्वेशन लिखी हुई है, ए ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, दोनों का जवाब सेम रहेगा। ऐसे ही है ना जी। ए जब मल्टीप्लाई ब्रैकेट में अंदर खाएगा बी के साथ तो ए बी हो जाएगा ना और बी सी हो जाएगा। आपने दोनों को क्या किया है, ब्रैकेट की दूसरी तरफ ए बी लिख दिया प्लस बी सी लिख दिया। अब दोनों का जवाब अगर देखें तो सेम है, ठीक हो गया ना। ये देख ले, इसकी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 3 ब्रैकेट के बाहर है एक ही जगह पे, और 4+2, 4+2 का आंसर क्या है, 4+2 का 4+2 का 6, और मल्टीप्लाई 3 के साथ खाएगा तो कितना आ जाएगा, 18 आएगा। और ब्रैकेट के दोनों तरफ दूसरी तरफ हम 3 इंटू, जब अगर इसको 3 को 4 के साथ ज़रा देंगे, 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, तो जवाब वही आएगा, 18 ही आएगा ना। तो ये चीज़ है, मतलब कि ये इसका डिस्ट्रीब्यूटिव, तीनों जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ना उनका मतलब यही है कि अगर आप प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उन नंबर्स की अगर आप इक्वेशन के दोनों तरफ अगर नंबरों की तरतीब चेंज भी कर देते हैं ना तो क्या हो जाएगा, उस पर रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपको यानी कि मल्टीप्लाई विद ईच टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, ये क्या करता है कि डज नॉट मीन द रिजल्ट विल बी चेंज, द रिजल्ट विल ऑलवेज रिमेन सेम रहेगा, ठीक है ना। अब इसके जो नीचे वो सोल्ड एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, देखिए आप, दी हुई है ना। सिंप्लीफाई 15 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4 की पावर 2, ये 4 की पावर 2 है, ठीक है ना। ऐसे ही होता है ना 4 की पावर 2, आपने मैथ पढ़ी हुई है, ऐसे नहीं होता, कैसे होता है, 4 के ऊपर छोटा सा करके लिख देते तो। अच्छा, इसका मतलब यही है, नीचे देखा ना 16 है, वो वैसे ही ऐसे थोड़ी आ गया। सर ये तो वो है, इक्वल का साइन नहीं है क्या, इक्वल का साइन तो नहीं है, पिरामिड बनाया। अच्छा हो सकता है ये वो, हमने तो वही पढ़ी हुई है फिजिक्स के अंदर उसके। सही है। अब सिंप्लीफाई देखें, इसको करते हैं, 15 माइनस 3 कितना है, 12 मल्टीप्लाई 2, अब 4 की पावर 2 है तो कितना आ जाएगा, 16। आप देखें, अब इसका आंसर कितना है, 24 प्लस 16, 40 आ गया, ठीक हो गया ना। अब इसी तरह आप अगर इफ ए, अब एग्जांपल 2, इफ ए बाइज 3 पेन्स एट रेट 25, अगर 3 पेन 25 रुपए में वो खरीदता है, 3 पेन 25 रुपए में, एंड 2 नोट्स बुक्स एट रेट 60 ईच, मतलब कि 3 पेन लिए और तीनों पेन उसने 25-25 रुपए में लिए हैं, और 2 नोट बुक्स ली और 60 रुपए में, एक नोटबुक 60 की है, दोनों 60 की ली है। हाउ मच टोटल मनी डज ही स्पेंड, ये अब आप सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 बुक्स ली हैं और पेन लिए, कितने होंगे, 75 रुपये हो गए, 25 दिया 75 हो गया, और 2 बुक्स ली हैं 60 की, 120 वो हो गया, 5 कम 200, 5 कम 200 हो गए ना, 195 हो गए, ये चीज़, ठीक है ना। अब ये कम से कम इतनी आप लॉयर्स, हम मैथ नहीं कर रहे, हम मैथ के बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। हमें अगर कोई केस आ जाता है, उसमें ज़मीन के रिलेटेड कोई चीज़ आ जाती है, एक कोई फिगर्स आ जाती हैं, तो उसको हम सोल्व कैसे कर सकें, उसका एग्जैक्ट आंसर कैसे निकाल सकें, ठीक है ना जी। हमने ये सीखना है, हम कोई मैथ नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना जी। चलते हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आपको यही पढ़ाना है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग में। सिंपलीफाई करें आप, 45 डिवीजन 9 ब्रैकेट 9 माइनस 6 प्लस 3 की पावर 2,
इसका आपने आंसर निकालें, इसका आपने आंसर निकालना है, इसको हल करना है, ये आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 125 एंड 24, ये आपने इसका प्रोडक्ट आपने निकालना है। इफ अ लॉयर चार्जेस 5,000 पर केस एंड हैंडल्स 12 केसेस इन अ मंथ, हाउ मच डज ही अर्न। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखे ना, अगर एक केस का 5,000 लेता है और 12 केसेस वो पर मंथ क्या करता है, सॉल्व करता है, कितने, 60,000 और हाउ मच डज ही अर्न, वो तो 60,000 रुपये कमाएगा ना। जी। तो ये सिंपल सीक्वेंस आंसर है इसका, ठीक है। नीचे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नंबर, ऊपर हम पढ़ चुके हैं ना टाइप ऑफ नंबर्स पहले लेक्चर में, पहले का आंसर 21 है। ठीक है, जो भी इसका आंसर है। आगे देखें, ये नंबर्स, आइडेंटिफाई द नंबर्स, ये नंबर कौन कौन से हैं, ए बी सी जो है ना और डी, ये कौन कौन से नंबर्स है ये आपने बताने हैं, ठीक है। -12 कौन सा नंबर है, 3.75 में कौन सा नंबर है, ये जो है 7 कौन सा नंबर है, डी जो पाई है ये कौन सा नंबर है, ठीक है। ऊपर आपने नंबर पढ़े हैं ना पहले लेक्चर में, मैंने नंबर्स बताए हुए हैं, टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है ना। उसके देखे उसके अकॉर्डिंगली आपने ये सॉल्व करना है, एवेलुएट करना है। देखिए 20 - 5 इंटू 10 + 2 -3 और डिवीजन 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। ये था हमारा थोड़ा सा बेसिक काम, जो आपने बेसिक लेसन था हमने पढ़ लिया, कि अगर आपको कोई इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आपने कैसे करना, ठीक है। इसको सॉल्व करके ना आपने मुझे दिखाने हैं। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में यूनिट्स एंड कन्वर्जन पढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में पार्ट 1 में न्यूमेरिकल लिटरेसी में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एंड बेसिक अर्थमेटिक एक्सपेंडेड विद द लीगल एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल 1.8 में हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द नंबर्स इन लीगल कॉन्टेक्स्ट। नंबर्स की देखें ना, हम लॉयर्स बनने जा रहे हैं ना, ये मैंने बुक लिखी लॉयर्स के लिए है कि अगर वो लॉयर्स को मैथ की तो इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती, लेकिन क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो है उसके बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं वो लॉयर्स के लिए क्यों है, वो क्यों है, वो क्यों यूज़ करें इनको, उनको क्यों आने चाहिए, वो अभी देख आपको अंदाज़ा हो जाएगा अभी। लॉयर जजेस एंड लीगल रिसर्चर्स रेगुलरली यूज अर्थमेटिक्स इन, क्या किस में यूज़ करते हैं, कंपनसेशन कैलकुलेशंस में। देखें, अब कंपनसेशन है, अगर एक जो है आपके पास क्लाइंट आया है, उसने बी ने उसका नुकसान किया है, अब वो कहता है कि मुझे कंपनसेशन लेकर दादर से लेकर दें कोर्ट से उसके बी से, तो आपको कैलकुलेट तो करनी आई है, एक्सीडेंट हुआ है या उसने टोट किया, डैमेज किया है, उसको ज़हनी कोफत दी है, उसको मेंटल टॉर्चर किया है, तो उसके कितना आपने कैलकुलेट कर रहे हैं कि उसका कितना नुकसान हुआ है 10x जी, 10 गुना ज्यादा करके लिखते हैं। जितना भी यानी कि उसका कैलकुलेट करेंगे। अगर एक्सीडेंट हुआ है, कार का एक्सीडेंट हुआ है, सिर्फ कार का एक्सीडेंट हुआ है, उसका टाइम वेस्ट हुआ है, उसने वकील किया है, ठीक है ना, उसने उससे कोफत हुई है, वो बड़ा परेशान हुआ है, उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मैथ आपको आनी चाहिए ना। अगर ये जो एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, सब्सट्रैक्शन है, ये अब नहीं आएगी तो फिर कैसे होगा। ये जो नंबर्स जो है ना, नंबर्स लीगल कॉन्टेक्स्ट में हम जजेस, लॉयर्स एंड लीगल रिसर्चर्स कहाँ यूज़ करते हैं, कंपनसेशन कैलकुलेशन करने में। कंपनसेशन जब कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर भी आप नंबर यूज़ करते हैं। जब एक्सीडेंट हो जाए या टोट या डैमेज कोई आपका करते हैं। डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी, अब दो भाई हैं और मैं प्रॉपर्टी डिवाइड करनी है, प्रॉपर्टी और जब डिवीजन होगी, इनहेरिटेंस का मामला होगा, कितना हिस्सा जाता है, ए को कितना, बी को कितना, सी को कितना, दो भाई हैं, 3 बहनें हैं, उनको कितना जाएगा हिस्सा, तो वो फिर भी आपको मैथ आनी चाहिए, आपको वो तकसीम और एडिशन आनी चाहिए ना, वो कैसे होगा, इंशाल्लाह वो भी हम इसमें करेंगे। पार्टनरशिप डिस्प्यूट्स है, दो पार्टनर्स हैं, आपस में डिस्प्यूट हो गया, वो कहते हैं कि मेरा 50% शेयर, एक कहता है 40%, एक कहता है 70% है, तो उनमें जो एसेट्स जो है वो तकसीम करने हैं, देने, डिवाइड करने हैं, वो कैसे करेंगे, कैसे होंगे। वो एक वकील जो है अगली मामलात को जानता होगा, डिवीजन के मामलात को जानता होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के इनहेरिटेंस के मामलात को जानता होगा। आपको इनहेरिटेंस का लाज का पता होगा, कितना शेयर कितना किसका होता है, तो फिर आप एक अच्छे वकील साबित हो सकते हैं इनहेरिटेंस के केस में। अगर आपको पता ही नहीं है इस्लाम क्या कहता है इनहेरिटेंस के मामले में, बेटे का कितना शेयर है, बेटी का कितना है, आपको पता नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे केस को सॉल्व, ठीक है ना। आप कहेंगे जैसा जितना बंदा दे दो, जैसा आप कहेंगे कितना बंदा तुम लिख तो लिया तुहानू कितना चाहिए तुहानू,
वो यही कहेगा ना, जैसा आप कहेगा ना, तुम अपनी प्लेटिंग में लिख के लाओ ना, प्लेट में कितना है, बेटे का कितना है, बेटी का कितना है, सही हो गया ना। बेटा का कितना वैसा होता है इसका, 2 हिस्से, बेटी का। 1। हाँ, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये साथ साथ इंशाल्लाह इसमें सारा कुछ ये मैंने इंक्लूड किया हुआ है। आगे इंटरेस्ट ऑन डैमेजेस, अगर कमर्शियल केसेस आपके पास आ जाते हैं तो उसमें आप इंटरेस्ट ऑन डैमेजेस, आपका डैमेज हुआ है उस पर इंटरेस्ट कितना है, ये फिर भी आपको यानी कि ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग आनी चाहिए, नंबर्स आने चाहिए। कोर्ट फी एंड स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेशन में आप कोर्ट फी लगाने जा रहे हैं, आप कोर्ट फी जब आप दायर करते हैं, दावा करते हैं दायर, उस पर कोर्ट फी होती है, ठीक है। आप वो कोर्ट फी जो है वो आपको कैलकुलेट करनी है, सब्जेक्ट मैटर के लिहाज से भी होती है, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट मैटर होता है कि आपकी प्रॉपर्टी कितने की वैल्यू हुई है। अगर प्रॉपर्टी 1 लाख पे 7.5% के हिसाब से कोर्ट फी लगती वो है। तो डिफरेंट होता है ना, कमर्शियल पे ज़्यादा होता है और दूसरी पे ज़्यादा होता मैं बताता हूँ, देखते हैं वैल्यू, देखती है सब्जेक्ट मैटर की। 1 लाख रुपए पे 7.5 के हिसाब से क्या लगेगी, कोर्ट फी लगेगी। अब 2 लाख हो जाएगा, कितनी हो जाएगी, 15,000 रुपये। 1 लाख के 7,500 हो गए ना 7.5 के हिसाब से। है। ये दावा करने कितने हैं? हाँ जी, अब सुने मेरी बात। अब 1 लाख का 7.5 कितना बना, बोले 7,500। 7,500 बना ना। 2 लाख का कितना बना, 2 लाख का कितना बना, 15,000 रुपये बन गया, ठीक है। अब कोर्ट, अब ये नहीं कि आप आपका दावा जो है 3 लाख का, 4 लाख ऐसे एडिशन होता जाएगा, नहीं, हर किस नहीं। मैक्सिमम कोर्ट फी कितनी है, 15,000 रुपये। आपका दावा चाहे करोड़ रुपए का है, 2 करोड़ का है, 3 करोड़ का, ठीक हो गया ना। आपने मैक्सिमम कोर्ट फी कितनी देनी है, 15,000, मैं तो 10 लाख पे पहुंच गया था। ठीक है ना। आपकी मैक्सिमम कोर्ट फी कितनी है, 15,000 रुपये। अब ये देखो, ये बेसिक चीजें अगर एक वकील को नहीं पता होंगी तो फिर वो केस अपना कैसे लेके चलेगा, कोर्ट फी कैसे लगाएगा। अब देखिए 7.5, अगर इसका केस है 1,25,000 रुपये का, उसकी वैल्यू है सब्जेक्ट मैटर की 1,25,000 रुपये बनती है, तो वो 7.5 के हिसाब से कैलकुलेट करने, 7.5 निकालेगा ना उसका, वो कितना बनता है वो लगा देगा। अब उसको निकालना ही नहीं आता 7.5 1,25,000 का कितना बनता है, तो वो तो फिर मतलब गलत हो जाएगा ना, कोर्ट फी गलत लग गई तो केस खारिज हो जाएगा, ऑब्जेक्शन रेज हो जाएगा दूसरी तरफ से। बात समझ में आ रही है ना जी, ये चीज़ ये वकील को आनी चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक है अगर इसको पढ़ा जाए तो। अच्छा, स्टैटिस्टिकल जो स्टैटिस्टिकल एविडेंस होती है, इंटरप्रिटेशन होती है, जैसे क्राइम रेट्स होते हैं, स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं ना, जैसे कि हुकूमत इशू करती है कि पाकिस्तान में जो क्राइम की रेशो जा रही है वो इतने %, एक मर्डर केस इतने हुए हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं कि इस दफ़ा मर्डर केस में इजाफा हुआ है या कम हुआ है, वो ग्राफ की शक्ल में वो इशू करते हैं डाटा, वो पढ़ना आना चाहिए। आपको नींद आ रही है, क्यों, बोरिंग है? नहीं, वैसे ही सुबह मैं जल्दी उठी थी। अच्छा ठीक है, तहज्जुद पढ़ी होगी आपने। सर्वे रिपोर्ट्स, सर्वे रिपोर्ट्स जो होती हैं, सर्वे रिपोर्ट्स आती हैं, महकमा जो नहार है ये भी सर्वे रिपोर्ट्स देता है, ठीक है ना। पाकिस्तान जो सर्वे है वो भी इशू करते हैं। ये जो सारी है इसको इंटरप्रेट करना डाटा को, ये भी एक वकील को आना चाहिए। कितने % करप्शन हो रही है पाकिस्तान में, कितने % नहीं हो रही, करप्शन का ग्राफ ऊपर ऊपर गया है या नीचे गया है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो इसके लिए ये जो बुक है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। Thus, mastering arithmetics is not just academic; it is practical for the legal practice. It is a practical for the legal practice. ये प्रैक्टिकल चीज़ है, और इस पे इंशाल्लाह ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको गिनवाई है जो एक वकील को आनी चाहिए, ये सारी इस पे मुश्तमिल है। वन बाई वन इंशाल्लाह हम सारी चीज़ों को करेंगे। जैसे कि नीचे मैंने रियल वर्ल्ड लीगल एग्जांपल जो मैंने दी है वो है कंपनसेशन इन एक्सीडेंट केस। अब ये एक एग्जांपल करते हैं, इसको फिर वाइंड अप करते हैं, फिर अगला हम निकाल लेते हैं दूसरा बुक जो है। अब देखें रियल वर्ल्ड लीगल एग्जांपल आपके सामने ही है 1.9 में। एग्जांपल नंबर 1, कंपनसेशन एक्सीडेंट। अ विक्टिम ऑफ अ रोड एक्सीडेंट इज अवार्डेड 2,500 रुपये पर मंथ।
as a loss of income for 3 years. How much total compensation is due? देखें, अब एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, वो 3 साल तक मजदूर रहा है, उसने काम नहीं किया, अब उसको कंपनसेशन मिलती है 2500 रुपये पर मंथ के हिसाब से, ठीक है ना, 2500 रुपये के पर मंथ के, 3 साल की कंपनसेशन मिली उसको। अब 3 साल में एक मंथ की तो 2500 होगी, 12 मंथ की, ठीक है ना, एक महीने, एक साल में 12 मंथ होते हैं ना, और 2 साल में 24, तकरीबन 36, 30,000, 12 मंथ की 30,000, कितनी? 30,000। नहीं नहीं यार, 36 महीने तो हो गए टोटल, एक की तो 25, 36 ये बनती है, देखो ना, 36 महीने को टोटल मंथ 36 हो गए, 36 की तो 36, 90 है ना, हाँ 36 की 90 एक साल की होगी 30,000। हाँ, तो टोटल की मैं कह रहा हूँ ना, टोटल आप एक ही कह रहे हैं, एक ही फिर आप बिल्कुल ठीक है, आपने जगह आपने सही कहा, सही है, मैं समझा आप टोटल की कह रहे हैं, नहीं, वो 36 तो 90,000 है। हाँ 90,000, माशाल्लाह सही है, आप सही चल रहे हैं। कंपनसेशन टोटल कितनी होगी? 90,000। 90,000 होगी, ठीक है ना, शाबाश, बिल्कुल ये चीज निकालनी आनी चाहिए। मंथली लॉस कितना हुआ उसका? 2500। 2500। कोर्ट ने कहा 2500 पर मंथ हम आपको कंपनसेशन देंगे, तो टोटल मंथ कितने होंगे 3 साल के? 36। 36। तो इसको कितना हो गया? 90,000। अब उसका ये हमें पता होना चाहिए ना, ये एक वकील को पता होना चाहिए कैसे कंपनसेशन कैलकुलेट होती है। ये अब आपको पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में ये बोरिंग लगी होगी किसी सब्जेक्ट, लेकिन ये अभी इंटरेस्टिंग होता जाएगा इंशाल्लाह आगे से आगे। उसकी क्यों, मैंने रियल वर्ड जो एग्जाम्पल है ना, वर्ल्ड लीगल जो आपकी रोजमर्रा की जो एग्जाम्पल्स हैं, आपके एक वकील को वास्ता पड़ता है, वो दी हुई है। उससे आप क्या करें, लॉ भी सीखेंगे, लॉ क्या कहता है, और साथ साथ आप ये सारी मैथ भी सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरी एग्जाम्पल देखें, प्रॉपर्टी डिवीजन इन इनहेरिटेंस, सिंपल फ्रैक्शन इन लॉ, ये आपको होनी चाहिए। कैसे? अ फादर लीव्स बिहाइंड प्रॉपर्टी, आप सिर्फ यहाँ में मैथ नहीं सीख रहे, आप लॉ भी सीख रहे हो, ठीक है ना। एक बच्चे को पता ही नहीं है कि बाप छोड़ जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसको इनहेरिटेंस कहते हैं, विरासत कहते हैं, उसको तो ये भी पता चल गया फिर पढ़ते पढ़ते, और ये भी पता चल गया कि अगर वो अपनी वाइफ को छोड़ के जाता है तो उसका शेयर कितना है? 8वां हिस्सा, ठीक है ना। अब देखिए मैं इसको स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, अ फादर लीव्स बिहाइंड प्रॉपर्टी वर्थ एक कितना है? 12 लाख। 12 लाख रुपए, 12 लाख, ठीक है, ये कितना है? 12 लाख रुपए, ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू इनहेरिटेंस, क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ, रिकॉर्ड होता था फिर मैं गलत हो जाता था। अकॉर्डिंग टू इनहेरिटेंस लॉ हिज वाइफ गेट्स 1/8 शेयर, ठीक है ना, 1/8 शेयर वो लेती है। अब देखें, अब 12 लाख रुपए में से 1/8 निकालना है, अगर आपको 1/8 निकालना ही ना आए वकील को, ठीक है ना, तो वो कैसे मतलब कि वो वकील कैसा वकील होगा, उसको बेसिक ही नहीं पता होगा 12 लाख 1/8 कैसे निकालना है। ये देखिए शेयर कितना है वाइफ का? 1/8, टोटल कितना है? 12 लाख, उसमें शेयर कितना बना? 1.5 लाख, 1.5 लाख बना ना। अब ये आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, अब ये इसको काटना छाड़ना कैसे है, 1/8 को 12 लाख से मल्टीप्लाई करना कैसे करना है, तकसीम कैसे करना है, ये आनी चाहिए, असल ये चीज़ है। तो रिमेनिंग कितना बना? 10,50,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग चिल्ड्रन। ये सर इसने 8वां हिस्सा निकाला कैसे? निकाला कैसे? ये एक डिटरमिन है कि जो वाइफ होती है ना, नहीं मतलब वो 12 लाख है, अब हमने कैसे कैलकुलेटर पे निकालना उसका 8वां हिस्सा? 1 और नीचे 12 नेट लिखेंगे, फिर 8 होगा नीचे 1/8 ज़रबे 12 लाख, 1/8 ज़रबे 12 लाख। अब 8 जो है 12 लाख के साथ तकसीम हो जाएगा, उसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 1.5 लाख आ जाएगा। अब 1.5 लाख 12 लाख में से निकल गया। देखें इससे एक और चीज लॉजिक समझ आई हमें, भला क्या है, जब भी बच्चों को जो हिस्सा मिलता है ना, और वाइफ का हिस्सा पहले निकाल के मिलता है जी। अब आपको समझ आ गई। इस एग्जाम्पल से एक और चीज सीख लिया आपने, बाप ने इनहेरिटेंस छोड़ी और 7 बच्चे और वाइफ भी छोड़ गया अपनी, वाइफ का 1/8 निकला, 1/8 निकाल दिया, 1.5 लाख निकाल दिया 12 लाख में से, अब बचा 10,50,000 रुपये। अब ये तकसीम होगा बच्चों में, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन, ठीक है ना। अब चिल्ड्रन में तकसीम हो जाएगा। अब चिल्ड्रन उसके कितने हैं वो आप जो भी बना ले, अगर 2 बेटे हैं, सिर्फ 2 बेटे हैं तो आधा आधा तकसीम हो जाएगा, 5-25। ठीक हो गया ना। अगर 2 बेटे हैं 1 बेटी है
तो दो बेटों का, एक बेटे का 2 हिस्से होते हैं, जी 2 बेटों के कितने 4 हिस्से हो गए, 4 हिस्से। और एक बेटी का हो गया 5 हिस्से। 5 हिस्से। 5 हिस्सों को तकसीम करें 10,50,000 में। जी अब हर वो एक हिस्से की कीमत निकल आएगी, एक हिस्सा निकल आएगा 2,05,000 2 लाख, 5,000 एक हिस्सा आ गया। अब जितनी जितनी जिसके हिस्से देने हैं, बेटे का 2 है, उसको मल्टीप्लाई करके देते जाओ, 4 10 आपका 10 पूरा हो जाएगा, 10,50। ठीक हो गया ना। ये चीज़ आप ये भी आप सीखेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक काफ़ी है। जी इससे आगे हम कोड फी कैलकुलेशन करना भी सीखेंगे। ठीक हो गया ना। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा रहा होगा आपके लिए। आप ला भी सीखेंगे साथ साथ और मैथ भी सीखेंगे।